यस। हेलो एट्थ क्लास। हम लोग हमारा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आज। नए शासन की स्थापना चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक बाकी था, वो कंप्लीट करेंगे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जो कंपनी की ताकत फैलाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब वो बना गवर्नर जनरल तो कंपनी ने केवल बम्बई, मद्रास, बंगाल तक सत्ता हासिल कर चुकी थी और वहाँ के जो ब्रिटिश इलाके थे वो प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे और जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन जो है गवर्नर जनरल के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और उसने कई सुधार भी किए, उल्लेखनीय। न्याय व्यवस्था स्थापित की उसने और 2 अदालतें बनाई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और जो हिंदू पंडित होते थे हमारे, वो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें वे भी काजी और मुफ्ती के अधीन होती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश होता है, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी के आधार पर फैसले सुनाता था। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से कानून की व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलैंड ने इसका संकलन अंग्रेजी अनुवाद में किया। 78 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। 73 में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना। भारतीय ज़िले में जो है कलेक्टर का ओहदा सबसे बड़ा होता था, नाम से पता लगता है। उसका काम जो होता था वो कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, इनकी सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। फिर फौज में जो परिवर्तन हुए वो क्या थे? कंपनी के साथ भारत में विचार तो है, लेकिन असली सत्ता उनकी अंग्रेज़ों की सैनिक ताकत में ही थी। मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप में घुड़सवार में घोड़े पर होते थे और पैदल सेना में थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुग़ल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में किसान बड़ी संख्या में होते थे। जो जमींदार होते थे वो पैदल से अगर सैनिक की ज़रूरत होती थी तो वो उन्हीं को मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में अवध, बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उनको सैनिक बनाया जाने लगा और ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो तरीका बनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, भारतीय शब्द सिपाही, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक तक जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवारों टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। यह भी ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आने लगी। पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़े करने के चक्कर अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। तो लोग कैसे अपनी जाति भावनाओं को छोड़ सकते थे? तो इसके बाद जो है बाकी का जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। निष्कर्षतः हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, बढ़ी वो आगे अपनी वैश्विक शक्ति बनी और नई तकनीक के आने से प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से पहुंचने 6-8 माह का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार बाहर जैसे दूर देशों में आने लग गए। 1857 तक 63% भाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का शासन हो गया था।
कंपनी पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव तो था, लेकिन पूरे करीब भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इस डच व्यापारी 17वीं शताब्दी तक दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही वहाँ पर दासों का व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाज़ारों में बेचे जाने लगे। 34 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले यात्री ने वहाँ होने वाले नीलामी का आंखों देखा बताया। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाले हमने बड़ी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक लिए। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसान ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था, लेकिन वहाँ जो दर्शक थे उनके लिए ये हंसते हुए और असंवेदनशील चेहरे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट